द्वितीय सत्र में मंच पर आसीन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही इस सभागृह में उपस्थित सभी संस्था प्रमुख, न्यासीगण एवं शिक्षक साथियों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं अतिथि परिचय हेतु लोकमान्य तिलक विद्या विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आदरणीय डॉक्टर अमित पंडित सर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आज मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर श्रीमती प्रेमलता चुटैल मैडम। आप हिंदी अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष, अध्ययन मंडल की अध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय की मुख्य प्रपालक और संकाय अध्यक्ष, पूर्व संकाय अध्यक्ष हैं। मैंने अपने बात में पूर्व इसलिए लगाया कि 36 वर्ष की अपने अध्यापन सेवाओं से औपचारिक जो है रिटायरमेंट लेने के पश्चात उन्होंने अपना समय जो है भारतीय भाषाओं और उसकी संस्कृति एवं विकास के लिए लगाया। आपके निर्देशन में 125 से अधिक एमफिल में शोधार्थियों ने डिग्री हासिल की। साथ ही पीएचडी में 25 शोधार्थियों ने उपाधि ग्रहण की। भारतीय भाषा के प्रति आप सजग सचेत हैं और आपका कार्यक्षेत्र इससे अछूता नहीं है। इस दृष्टि से आपने कई देशाटन और देश भ्रमण भी किए हैं। आपके लेख निरंतर देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। राजभाषा सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आप पूर्व सदस्या रही हैं। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति एवं न्यास की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अवधूत मल्हारराव काड़े। आप लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सदस्य हैं। उज्जैनी में आपका जन्म हुआ। एमकॉम एलएलबी आपकी शिक्षा रही। व्यवसाय आपने कई वर्षों तक वकालत की। वनवासी कल्याण परिषद के आप प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। मैं आपका भी शिक्षण समिति एवं न्यास की ओर से स्वागत करता हूं। मंचासीन कार्यपालन अधिकारी महोदय गिरीश भालेराव सर और लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सचिव डॉक्टर भरत व्यास सर भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। लोकमान्य तिलक हाई स्कूल पांदरिबा की संयोजिका श्रीमती वसुधा केसकर मैडम, वो भी आज मंच पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया के स्वागत हेतु लोकमान्य तिलक शिक्षण एवं न्यास समिति के सचिव माननीय श्री भरत जी व्यास सर को एवं कार्यपालन अधिकारी महोदय श्री गिरीश जी भालेराव सर से निवेदन करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अवधूत जी काले सर के स्वागत हेतु मैं पुनः कार्यपालन अधिकारी महोदय एवं सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि वे शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत करें। सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम
राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट की घात का। नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है, और हृदयों में हमारे वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। मैं अतिथि उद्बोधन हेतु आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर श्रीमती प्रेमलता जी चुटैल को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। उनका विषय है शिक्षा में भाषा का महत्व। आदरणीय महोदया। धन्यवाद। इस द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय काणे सर, मंचा साहब, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में भी चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। मंचासीन आदरणीय गिरीश जी भाई साहब, मैडम वसुधा जी, संचालन कर रही बहन, और यहाँ समस्त हमारे अपने ही हैं, किंतु बड़ा अच्छा लगा प्रशिक्षार्थी शब्द। हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, चाहे वो प्राथमिक कक्षा से लेकर माध्यमिक और हम 10वीं 12वीं जहाँ तक कहते हैं, यहाँ अध्यापन करने वाले जितने भी शिक्षक बंधु भगिनियाँ हैं, वे प्रशिक्षित होकर जाते हैं। किंतु महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन शिक्षा में, मैं यद्यपि शिक्षा विभाग में ज़बरदस्त भाई साहब का दखल है, और कई बार ऐसा लगता है कि जो हम वर्ग की समस्या है उसका यदि हम उल्लेख करें तो सही जगह पर बात जाएगी। मैं यहाँ थोड़ी सी अपनी पीड़ा व्यक्त ये करना चाहती हूँ। मैंने जो अपने आप को कहा कि हम अप्रशिक्षित हैं, कल्पना करिए कल तक हम पढ़ रहे हैं, 1-2 महीने बाद यदि नियुक्ति पत्र मिलता है और हमें एकदम पढ़ाने लगना होता है, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हमारे सामने नहीं है। वो पढ़ाना किसे है? उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थियों को। तो मैं यहाँ सिर्फ एक संकेत ये करना चाहती हूँ कि महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में अध्यापन के लिए जुड़ने वाले जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, जिनको लेक्चरर, व्याख्याता या सहायक प्राध्यापक ये बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता है, नियुक्ति पत्र के पश्चात कम से कम कुछ समय का ही सही उन्हें प्रशिक्षण होना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत प्रबुद्ध विद्यार्थी है जिसको नियुक्ति मिली है, किंतु कतई ज़रूरी नहीं है कि वो जब बात करने जाए विद्यार्थियों से तो उसकी झिझक समाप्त हो चुकी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरा थोड़ा सा यहाँ, मैंने अभी सुना कि महाविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अध्यापक भी हैं, तो हो सकता है वे मेरी बात से सहमत हो या ना हो, किंतु मैं एक इस पीड़ा की ओर संकेत कर रही हूँ। तो भरत भाई साहब एक सुनिश्चित स्थान पर इस बात को ज़रूर पहुँचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ दिन पहले आदरणीय भालेराव जी का, मैडम केतकर का फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ शिक्षा में भाषा का महत्व,
इस विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है, भाषा के महत्व को यदि हम वैसे बात करने जाएं तो हम तो कम पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में भाषा का महत्व क्या है इसको बताने की तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा किस प्रकार की, एक तो उपाधिपरक शिक्षा होती है, उसमें भाषा का क्या महत्व होगा, और दूसरा जो उपाधि के लिए या शिक्षण के लिए हमारे हाथों में जो बच्चा नहीं है या जो समाज हमारे सामने नहीं है, तो भाषा भी यहाँ दो प्रकार की हो गई। एक शिक्षित वर्ग के लिए भाषा कैसी, और जो शिक्षण संस्थाओं का मुंह नहीं देखते उनकी भाषा कैसी। तो हमारा उद्देश्य यहाँ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की भाषा और जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं उसमें भाषा का क्या महत्व होगा, इसी पर हमें चर्चा करनी है। दूसरा, इसी के साथ जोड़ते हुए आदरणीय भालेराव जी ने कहा था कि अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति बनी है उसमें शिक्षा को लेकर क्या मत रखे गए हैं या शिक्षक वर्ग से क्या चाहना रखी गई है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब से ये शिक्षा नीति बनी है तब से इस पर इतनी जोरों से चर्चा हो रही है कि हम में से ज़्यादातर भाई बहनों ने उस शिक्षा नीति का अध्ययन किया होगा। वो दोनों भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। अंग्रेजी आंग्ल भाषा में जो शिक्षा नीति का प्रारूप है उसके पृष्ठ कुछ कम है, और हिंदी में जो अनुवाद होकर आया है उसके पृष्ठों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। अब मातृभाषा में शिक्षा या शिक्षा में भाषा का महत्व, अब पहले हम एक चीज़ की ओर थोड़ा सा मैं संकेत करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी अभी जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी अपनी पहचान, हमारे अपने होने का अर्थ, हमारा अपना इतिहास, हमारा अपना विज्ञान, हमारा अपना अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा दर्शन, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे राजनैतिक मूल्य, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी पूरी पारिवारिक व्यवस्था, इन चीज़ों की ओर इतना जबरदस्त संकेत करती हुई चलती है कि यदि हम अपनी भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे तो इतने सारे विषयों के साथ कभी भी न्याय कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हमें अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना है, अपने खोए हुए अभिमान को, अपने स्वाभिमान को पुनर्जागृत करना है। तो हमारी भाषा और लोक भाषाओं की ओर लौटना बेहद ज़रूरी होगा। उसके बगैर हम अपनी, चाहे वो लुप्त प्राय हो, चाहे छिपा कर रखी गई हो, चाहे भाषा का ज्ञान न हो पाने के कारण हम उससे परिचित नहीं हैं, इसीलिए जब भी मेरी बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि अभी बहुत बड़ा दायित्व शिक्षकों का है। हमारे पाले में गेंद है। नीति नियंताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत मंथन करके, बहुत सारे लोगों के विचारों को आहूत करके, जाने कितनी छननियां उसमें लगी है, उस छन्नियों के पश्चात छनने पर जो सार निकला है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में इस प्रारूप के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। इसीलिए एक अनुरोध तो मेरा ये है कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उस प्रारूप का अध्ययन हम करें, उसको हम देखें, उसकी क्या चाहना है, उसकी क्या आकांक्षा है, कितना समय हम लोगों को दिया गया है कि इतने समय में हमें अपनी खोई हुई जो हमारी अस्मिता है, हमारा राष्ट्रीय गौरव है, शिक्षा के माध्यम से लौटाना है। समाज में अभी तक जमी हुई उन तमाम पुरानी चीज़ें जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को या हमारी पहचान को कहीं ना कहीं कलंकित करती है, उसे हटाकर नए तरीके से जब बुनियाद बनानी होगी तो आप कल्पना कर सकते हो, खाली प्लाट में मकान बनाना बहुत आसान होता है, किंतु किसी मकान को तोड़कर फिर उसमें नया ढांचा खड़ा करना हो तो हम जानते हैं कि ये काम बहुत कठिन होता है। और उस कठिन काम को, उस शिल्प को गढ़ने का जो दायित्व है वो अभी हम शिक्षकों का है।
हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सेवानिवृत्ति होने का तो ठीक है, एक कागज़ ने हमें बता दिया कि अब तुमने बूढ़ा हो गए हो तो व्यवस्था से हट जाओ, हट गए, किंतु बोलना तो कोई शिक्षक का छूटता नहीं है, चाहे वो शरीर की अवस्था कैसी भी हो। पर माँ भगवती से हम ये प्रार्थना करते रहें कि तो वाणी की शक्ति हमसे कभी भी मत लेना, वाणी पर ही हम आ जाएं। तो जो भाषा की बात हो रही है, तो माँ भगवती के एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में पुस्तक है। भाषा की बात को हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। पुस्तक में है अक्षर, जिसका कभी भी शरण नहीं होता। दूसरे हाथ में है वीणा, वीणा यानी नाद। तो हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। अक्षर जिसका भी शरण नहीं होना, नाद ध्वनि उसका भी कहते हैं वो आकाश तत्व है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। हम जैसे ही बोलते हैं वो नष्ट कभी भी नहीं होता। तो ना अक्षर नष्ट हो रहा है, ना नाद नष्ट हो रहा है। तो हमें इस प्रतीक को माँ भगवती वीणा पाणी में देखना चाहिए कि इसीलिए जब भाषा की बात आती है तो जो आपके मुंह से निकल गया, जो आपकी लेखनी से लिखा गया, वह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। तो शिक्षक जब भाषा के माध्यम से विषय से विद्यार्थी को परिचित कराता है तो भाषा का यहाँ कितना बड़ा महत्व हो जाता है, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सोचते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा हमारे हाथ में आता है, हाथ में आना कहेंगे क्योंकि मेरे परिवार में भी कई सारे शिक्षक हैं, वो बोलते हैं हमें बच्चों को ढूंढना पड़ता है, हमें घर घर जाकर लाना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक हल्के शब्द का प्रयोग किया, बच्चा जब हमारी पकड़ में आ जाता है। हमने यह सोचा कि वो कुछ नहीं जानता, अब वो खाली स्लेट है, उस पर हम जो इबारत लिखेंगे वही अमिट होगी। किंतु हम भूल जाते हैं जब वो अपने घर से आ रहा है, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा हो, वो हमारे पास जब आ रहा है वो खाली नहीं आ रहा है। उसके स्लेट पर कुछ न कुछ इबारत लिखी हुई है, वो उसके घर के संस्कार की है, वो उसके अपने परिवार की है, उसके घर परिवार में बोले जाने वाली किस प्रकार की बोली या भाषा की है, किस वर्ग का वो बच्चा है। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हर तबके का, समाज के हर हिस्से का विद्यार्थी या बालक आता है। हमारा यहाँ दायित्व तो बढ़ जाता है, जब वो आ रहा है तो उसकी भाषा कैसी है, उसकी बोली कैसी है, उसका आचरण कैसा है। अब आप एकदम से कह दे बड़े गंवार बच्चों से पाला पड़ा है, बड़े इस प्रकार के बच्चे हैं, और कई बार विद्यार्थी जिस हिसाब का है शिक्षक उस भाषा का प्रयोग कर जाता है, वैसे भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में मैं भले ही रही हूँ, किंतु मैंने भारत को देखा है। कश्मीर के अलावा मैंने पूरे देश को सिर्फ जब किताबों में पढ़ती थी कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बहुरंगी है, तो सिर्फ जितने प्रांत हैं वहाँ की भाषाएं ही नहीं है, बोलियाँ भी है। जितने प्रांत है वहाँ की अपनी संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का खान पान है। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे न्यास का तो एक ध्येय वाक्य है, भाषा भोजन भजन, भाषा भोजन भूषा और भवन, ये हमारी पहचान होते हैं। तो भाषा यहाँ फिर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे हमारी पहचान है। कई बार मैंने विद्यार्थियों को देखा है, कई बार बच्चे बड़े खुश होके आते हैं, कहते वो हमारे जो सर है ना या मैडम है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे को ये नहीं आ रहा था, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाया। क्योंकि वो बच्चा अलग अलग परिवेश से आ रहा है। तो जो भी ज्ञान आपको देना है, वहाँ भाषा बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और बड़ी सुंदर सी बात कही है कि यदि स्थानीय भाषा का शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, लोक भाषा शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। मान लीजिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मालवी बोली का यहाँ प्रभाव होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी बड़ी बात कह रही है कि यदि उस बच्चे को जिस पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ा रहे हैं और यदि उसे उस भाषा से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे उसकी अपनी भाषा में, जिस बोली में वो व्यवहार करता है, उसमें भी समझाने का प्रयास यदि करना पड़े तो आपको उस प्रयास से पीछे नहीं हटना होगा।
इसमें कई बार प्रश्न भी उठे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे अलग प्रांत का व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है और यदि उसे मालवी नहीं आती, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक इतना सुंदर और छूट देती है कि स्थानीय कोई व्यक्ति है या जनप्रतिनिधि है, वह समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति है जो भाषा शिक्षा के संदर्भ में जानता है और उसको महत्व देता है, उसका सम्मान करता है, तो आप ऐसे व्यक्ति का भी सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ जो भाषा के महत्व की बात आ रही है, तो किसी भी चीज को यदि हमें सिखाना है तो भाषा के बगैर तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, मैं यहाँ बिल्कुल सोच कर आई हूँ कि अभी हमको पुस्तकों की बात करनी नहीं, पुस्तकों की बात करते करते तो 38 साल हो गए मुझे, उससे पुस्तक की चर्चा करने से बहुत बड़े भारी परिवर्तन होते नहीं है। प्रायोगिक क्षेत्र एक अलग होता है, सैद्धांतिक क्षेत्र एक अलग होता है। मैं बार बार उल्लेख कर रही हूँ, अन्यथा ना लेना, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जितना भरत भाई साहब के साथ मैंने काम करा, मैं फिर कह रही हूँ, विद्यालयीन स्तर पर किसी भी प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई आए तो हम रहे या ना रहे, आप भरत भाई साहब को जरूर पकड़िए कि व्यवहारिक क्षेत्र में काम करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है, इसका जब व्यवहार में हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार की दिक्कत है या इस प्रकार की असुविधा है। भाषा की एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बड़ा दुर्भाग्य है कि मालवा क्षेत्र में, मैं आलोचना यहाँ बिल्कुल नहीं करूंगी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना के साथ क्षेत्रीयता के अपने कुछ महत्व होते हैं। तो शिक्षा में जब भाषा के महत्व की बात करें, और यदि मैं देखूं कि मालवा क्षेत्र का बच्चा जो पढ़ा हुआ है या इलाहाबाद से पढ़ा हुआ विद्यार्थी यदि कोई आता है, तो उसके उच्चारण में, उसके लेखनी में या कुछ और भी ऐसी चीजें होती है कि हमें एक बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी मात्राओं की जो त्रुटियां होती है, ये है, मैं उससे इनकार नहीं करती। अब ये गलतियां हो रही है, अब ठीक है कि मैं जिससे पढ़कर आई वो उस तरह का दोष उनमें भी रहा हो, वो दोष मुझ में आया। अब मैंने 38 साल पढ़ा दिया, मैंने 38 साल में 38 पीढ़ियों का सत्यानाश कर दिया। क्यों? कि जो मैंने सीखा वही मैंने सिखाया, और मुझसे सीख कर जो विद्यार्थी निकले वो समाज में उसी चीज को फैलाएंगे। इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जब भरत भाई साहब भी रहे थे, उसमें बैठक ली थी, वहां मैंने इस चीज का संकेत किया था कि भाषा के सुधार के जो जितने भी उपकरण हैं, ये सारे उपकरण कहाँ होते हैं? विश्वविद्यालयीन जो प्रयोगशालाएं हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला शोधार्थी तो अब वो कच्ची मिट्टी का घड़ा नहीं है, उसको जैसा बनना था वो बन चुका, ऊपर से आप डिजाइन कर सकते हैं, उसका आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये सुधार कहाँ होना चाहिए? तब मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष जब वो सबसे संवाद कर रहे थे, ये बात वहां रखी थी कि ये उपकरण विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में ना होकर विद्यालयीन, विशेषकर प्राथमिक विद्यालय की प्रयोगशाला में होना चाहिए कि विद्यार्थी सही उच्चारण कर रहा है या गलत उच्चारण कर रहा है। अब चूंकि मैं भी मान लीजिए जैसा पढ़कर आई हो, इतने वर्षों में मेरी भी जबान उसी लहजे में आ गई है, उच्चारण के हमारे अवयव है, अब उन अवयवों को मैं मांझ नहीं सकती, किंतु बालक को प्राथमिक स्तर पर यदि हम उसकी गलतियां बता दें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो गलती सुधार बालपन में होगा वो बड़ेपन में जो संभावनाएं कम हो जाती है, तो यदि वर्तनी की त्रुटियां हम बचपन में ही सुधार दें तो ये ज्यादा प्रायोगिक सफल परीक्षण होगा। अब ये परीक्षण करने की आवश्यकता क्या है? मातृभाषा में शिक्षा की जब बात करेंगे तो अभी हम पूरी देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो अब हम हिंदी की ही बात करेंगे कि भाषा का महत्व क्या है शिक्षा में। अब हमने ये कह दिया कि नाद और अक्षर कभी नष्ट नहीं होते। एक चीज और हम बता दें, धन की भी देवी, शक्ति की भी देवी और ज्ञान की भी देवी, देवा नहीं है। अब हमने कहा कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है। अब ये संस्कार अगर हमें देना है, देखिए अब ये है कि तीनों शी है, तीनों शक्ति भी, धन भी और ज्ञान भी। अब इस चीज को समझाना है। हमारे यहाँ हमारी जो देवी परंपरा है, हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको लेकर बाहर का तो क्या समय समय पर हम लोग भी हंसी उड़ा लेते हैं।
अब यदि एक तरफ आपने कह दिया कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक भाषा की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती सरस्वती है, वाक देवी है, अब आपने कह दिया कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है, हम फंस गए। विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जितनी भी बार बोलेंगे आपके प्रयोग में वो वैसा का वैसा ही आना चाहिए, उसमें कुछ भी घटना बढ़ना नहीं है। विज्ञान तो यही कहेगा ना, परीक्षण हुआ है तो इतनी चीजें मिलाने के बाद उसका ये हल निकला या ये तत्व बना। आप चाहे एक बार बनाओ चाहे 50 बार बनाओ, अब आपने कह दिया कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है, इसीलिए हमारी भाषा का बहुत महत्व है। अब हम आ जाए, अब आपको साबित करना है, कैसे करोगे? हमें यदि भाषा का ज्ञान नहीं है, अब हमारे यहाँ जिसने भी बनाए हैं, हमारे यहाँ तो हर चीज का, चाहे वो भाषा हो, चाहे दूसरे शास्त्र हो, चाहे नृत्य हो, चाहे नाट्य हो, आदि देवता तो भगवान शिव ही है। अब आपने भाषा को वैज्ञानिक कह दिया और उस वैज्ञानिक भाषा का हमारी शिक्षण व्यवस्था में क्या महत्व है, तो अब आपको साबित करना होगा। तो हमारी पूरी वर्णमाला की जो व्यवस्था है, इसीलिए मैंने अभी अभी जो कहा है कि वे उपकरण जो भाषा की शुद्धता की ओर संकेत करते हैं, अशुद्धता से बचाते हैं, ये कहाँ होना चाहिए। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा वैज्ञानिक है, तो अ कहाँ से निकलेगा? एक बार 50 बार 1000 बार बोले, वो स्थान यदि परिवर्तित नहीं होता है तो आपका अवैज्ञानिक है। अब पश्चिम के लोग आपके कहे से या विश्व के लोग आपने कह दिया तो नहीं मानेंगे। अब आप प्रयोगशाला में लाइए, पकड़िए, पकड़ के बिठाइए और बताइए कि तू एक बार बोल चाहे 1,00,000 बार बोल, हमारा जो उच्चारण अवयव है ये वर्ण वहीं से उच्चारित यदि नहीं हो तो आप हमारी भाषा को अवैज्ञानिक कह देना। किंतु इतनी बड़ी चुनौती देने से पहले हमें अपने विद्यार्थी को भाषा के महत्व को समझाना होगा। भाषा के महत्व को समझे बगैर, अभी आप देखिए यहाँ कई संस्कृत के आचार्य बैठे हुए हैं। संस्कृत के आचार्यों ने अपनी भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दिया, उन्होंने हलंत तक को छेड़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर उससे छेड़छाड़ हो गई, इधर उधर कर दिया, तो भाषा की वैज्ञानिकता जो है वह नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कई मेरे जैसे लोग होते ना, बहुत परेशान, दुखी या कुछ उपलब्धि या कुछ सिद्धि चाहते हैं, तो भैया पंडित जी कोई मंत्र बताओ। क्या बोला जाता है सबसे पहले? शुद्धता के साथ यदि आप मंत्र का उच्चारण करें तो करिए, नहीं तो अशुद्ध मंत्र उच्चारण से क्या होगा? नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या हो जाएगा यदि आप भाषा का अशुद्ध इस्तेमाल करते हैं? अब आप देखिए, हृदय शब्द बोलिए, हृदय, कहां स्पंदन हुआ? कहां हुआ? अब बोलिए हृदय। ये फिर मैं आप लोगों से बहुत प्रणाम करते हुए माफी मांग रही हूं, अपन पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, अपन प्रयोग की बात कर रहे हैं। हृदय जब बोल रहे हैं तो यहां से लेकर हृदय तक, जैसे कैरम खेलते वक्त एक मारते ना अपन गोटी को, एक झंझनाहट होती है, तो हृदय सही उच्चारण यदि करते हैं तो हृदय तक झनकार पैदा करता है। और यदि हृदय बोलते हैं या कुछ भी बोल दिया तो वो उस तरह की आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो नलिकाएं हैं, आपकी जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, अब योग में देखिए उन नाड़ियों का कितना महत्व। भाषा कैसे योग की ओर जा रही है, भाषा कैसे शरीर की ओर जा रही है, भाषा कैसे मन की ओर जा रही है, भाषा कैसे मस्तिष्क की ओर जा रही है। तो इसकी वैज्ञानिकता को आप चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते। किंतु इसी भाषा का यदि हम गलत प्रयोग करते हैं तो जहां प्रभाव पड़ना चाहिए वहां दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक तरीके से पंचम वर्ण जो है उसकी अपनी व्यवस्था है। प्रारंभ के वर्ण से लेकर यदि बीच में किसी वर्ण का प्रयोग करना होगा तो वो जो वर्ग है उसका पंचम वर्ण ही वहां आएगा, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। तो भाषा का महत्व क्या है, इस चीज को समझना है। वो आपकी शारीरिक और मानसिक दशाओं को भी ठीक करता है, आपके रासायनिक परिवर्तन जो गड़बड़ है। इसीलिए मंत्र का प्रयोग हमारे यहाँ बात की बात आती है कि यदि किसी, और ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए आपके शरीर में शक्ति का संचरण पहले से ही है और शक्ति को जागृत करने वाला कोई मंत्र और रीम दे दिया, तो रीम क्या होता? महाप्राण ध्वनि है।
तो रीम रीम आपने करा तो अगर ऊर्जा जाग गई और आपको उसको संभालने की ताकत नहीं है तो भी आपका शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसीलिए कोई भी ज्ञान दिया जा रहा है, मान लीजिए अब अपन संस्कृत को ही लेकर चलते हैं, मंत्र की ही बात है, या संस्कृत भाषा में चाहे अभी हमारे यहाँ ज्योतिष की बात हो, कर्मकांड की बात हो, और भी कई सारे पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ किए हैं, वहां भाषा का क्या महत्व होगा? तो भाषा का महत्व वैज्ञानिकता के साथ, आपके रासायनिक परिवर्तन के साथ, आपके मानसिक और बौद्धिक आत्मिक संतुलन में महाभाषा बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी। इसीलिए वहां भाषा की अशुद्धि आपको अक्षम्य होगी। अब इतिहास की यदि बात करें तो भाषा वहां कैसे काम करती है, अभी बहुत सारी चर्चा देश में चल रही है कि हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, हर व्यक्ति जो शासक होता है, ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, उसने अपनी देख रेख में इतिहास लिखाया। मान लीजिए एक तरफ अकबर है और दूसरी तरफ तुलसी है। अकबर का जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, वो इतिहास देखेंगे तो वो इतिहास किसी अलग चीज से भरा होगा, उनकी गौरव गाथा से भरा होगा, किंतु समाज की क्या दशा थी, पारिवारिक स्थितियां कैसी थी, इसको यदि देखना हो तो हमें किसके पास आना होगा? हमें लोक के पास आना होगा, हमें तुलसी के पास आना होगा। और तुलसी के पास यदि आते हैं तो हमें अवधि के पास आना होगा। और अवधि में जब रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य रचनाएं जो तुलसी लिखते हैं, और उसमें जब वो कहते हैं किसान को खेती नहीं है, गरीब को काम नहीं है, क्या स्थिति खतरनाक दृश्य जो उन्होंने खींचा है, तो उस समय के हालात को जानना हो, उस समय के समाज को जानना हो, उस समय के इतिहास को जानना हो, तो तमाम जिसको हिस्ट्री कहते हैं उसको छोड़कर हमें हमारे लोक साहित्यिक कार के समय आना होगा। और यदि हम भाषा नहीं जानते तो आपकी जो ज्ञान परंपरा वहां शून्य हो जाती। कई सारे लोग राम पर चर्चा कर लेते, कृष्ण पर चर्चा क्या बहस कर लेते हैं। अब उनसे एक बार भी पूछ लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज्यादा कई बार गलत सलत बातें प्रचारित करते हैं। यही पूछ लो कि उसमें कितने अध्याय कितने कांड है, तो उन लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए अभी मंत्री जी बैठक थी आदरणीय, तो हमने ये कहा रामानस को तो हमने रखवा ही लिया था पाठ्यक्रम में, गीता जी का भी पाठ्यक्रम में आने की तैयारी में है। यदि हम अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं की बात करते हैं तो इन ग्रंथों को यदि अलग रख देते हैं तो आप कौन से भारत की बात करेंगे? और यदि भारत से परिचित होना है, शिक्षण क्षेत्र में लाना है, किसी अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें अपने उन गौरवशाली ग्रंथों का अध्ययन करना ही होगा। और उसके लिए फिर भाषा के बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते। मैं शिक्षा प्रणाली की अभी जो बात कर रही थी उसमें नैतिक मूल्यों की बात कही है, नारी के आचरण की बात कही है, बहादुरी की बात कही है, सहिष्णुता की बात कही है, सहनशीलता की बात कही है। यहाँ स्कूली या पाठशाला वाले शिक्षक भाई बहन भी बैठे हैं। अब यदि हमें कोई सिखाना है, नारी के आचरण को ही लेकर सिखाना है, तो आपके पास भाषा के पास आना होगा। किंतु मैं वर्षों से देख रही हूँ पाठ्यक्रम में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारी एक चीज हम बताएं, ब्रह्म विद्या की बात करें, अनसुईया की बात करें, हम अपने देश की जो महिमावान, जो आदर्श, जिन्होंने अपनी गृहस्थी को कहीं नहीं छोड़ा, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो ब्रह्मवादी ब्रह्म विद्या की जानकार बनी है, ऐसी स्त्रियों, ऐसी नारियों के बारे में जानना होगा तो हमें कौन सी भाषा के पास आना होगा? हमें संस्कृत के पास आना होगा। और संस्कृत यदि नहीं है तो हमें अनुवाद के पास जाना होगा, और वो अनुवाद हिंदी में है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब हमको कविताओं के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, या कोई भी प्रेरक प्रसंग है उनके माध्यम से अध्ययन अध्यापन कराना होगा। तो मैं जो बात कर रही थी नारी के जो उदात्त चरित्र की या चारित्रिक दृढ़ता की, हमारे यहाँ एक शब्द आता है तप। तप का अर्थ सिर्फ पंचाग्नि तापना नहीं है। कई बार महिलाओं को लगता है घर के दूसरे लोग तो अपने अपने हिसाब से सारे काम कर लेते, महिला होने के नाते मुझे वो सारे दायित्वों को पूरा करते हुए स्वयं के लिए कुछ काम करने का मौका नहीं मिलता। पिछले सिंहस्थ जो भी गया है उससे पहले मैं कई सारी चीजें पढ़ रही थी, उसमें शांडली, अनसुईया का समय है, वो महिला, भाषा की ही बात कर रही, मैं इधर उधर नहीं जा रही हूँ, कि चारित्रिक दृढ़ता, स्त्री चरित्र और तप की जो चर्चा, तप भी कौन सा? गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते, फिर भाषा की बात आ गई कि हम पढ़ेंगे कहाँ से? उसमें एक इतना सुंदर प्रसंग है, हालांकि जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे मन में जो डिबेट था, विवाद था कि सिर्फ स्त्री ही इस प्रकार की सहनशीलता क्यों दिखा, किंतु इसका भी विज्ञान है, किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे, पर वो किस्सा सुनाना बेहद जरूरी है। शांडली का पति है तो ऋषि, किंतु शरीर से थोड़ा कुष्ठ रोगी भी हो गया, थोड़ा आचरण में गड़बड़ भी है, और नगर वधू से उसका स्नेह है।
अब उस स्नेह के लिए उसको मिलन की आवश्यकता है। अब आप कल्पना करेंगे, सोच भी नहीं सकते, आज के भारत के जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई नहीं सोच सकता कि एक स्त्री अपने पति को नगर वधु से मिलाने, वो जो कोड़ी है चल नहीं सकता, अपने कंधे पर बैठाकर ले जा रही है, ले जाती है। वो रास्ते में कोई और ऋषि तप कर रहे हैं, वो टकरा जाती है क्योंकि अंधेरा है। वो ऋषि गुस्सा हो जाते हैं, ऋषियों को गुस्सा बहुत आता है। और हमारे यहाँ क्रोध को ही शांत करने की बड़ी परंपरा है। ये क्रोध की भी बात है आपकी शिक्षा नीति में। कैसे शांत करवाओगे? एकदम कह देंगे ले पानी पी ले, नहीं हुआ उसका गुस्सा तो फिर कुछ ना कुछ आपको बहाने से बात ही बताना पड़ेगी। अब वो शांडलिक को उसका वो ऋषि से जो टकराती है वो क्या कह देते, जिसकी चाह में, जिसको प्रसन्न करने के लिए तो दौड़ी चली जा रही है, मुझे देखा भी नहीं, वो सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तप की बात जो एक निष्ठता से शक्ति आती है, जो शक्ति की बात मैं कह रही, कैसे वाणी सिद्धि होती है, ये प्रायोगिक चीजें हैं। किसी दिन करके देखिएगा, मैं कह रही इसलिए नहीं, उस दिन भाषा की शक्ति का हमें पता पड़ जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो 3 प्रकार की, उसको भाषा शक्ति कहा गया है। ये हवा में कहने वाली बात नहीं है, ये प्रायोगिक चीजें हैं। अब वो शांडली को भी गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, मैं अपने लिए नहीं जा रही थी, किंतु तुम्हें अपने तप का इतना अहंकार है कि सूर्योदय के पश्चात मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तब तुम भी देख लो कल सूर्योदय हो जाए। ये एक बड़ी चुनौती है एक घरेलू स्त्री की, जो अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित पति की सेवा को ही अपने जीवन का तप माने हुए है, और एक ऐसा ऋषि सामने है जिसने पूरा जीवन लगा दिया किंतु अपने क्रोध को नहीं जीता। ये अवगुण होने के कारण वो सती का सीधा उससे टकराहट होती है। वो कहती, आपने कहा सूर्योदय के पश्चात, तो कल सूरज उगर के ही दिखा दे। हाहाकार मच गया, आप कल्पना कर लीजिए। सती अनसुईया भी उसी समय की है। सारे लोग जाते हैं, बोले अब बहुत हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। अनसुईया क्या कहती है, तुम शांडली सूरज निकलने दो। बोले सूरज निकला मेरा पति मर जाएगा। बोले निकलने दे, तेरे पति को हम जिंदा करेंगे। अब सूरज निकलता है, कुछ क्षण के लिए उसके पति की मृत्यु होती है, किंतु जो ब्रह्म विद्या के जानकार अनसुईया है उसके पति को जिंदा करती है, और उसके सारे रोग भी नष्ट हो जाते हैं, और वो पति पत्नी ठीक से जो भी उनका जीवन है। अब यहाँ प्रश्न उठना चाहिए कि आपकी भाषा ने एक कथानक हमारे सामने रख दिया, ये उस समय की भाषा के महत्व की बात है। अब क्या इस प्रकार की कोई ब्रह्म विद्या है? क्या इस प्रकार का कोई तप है? क्या इस प्रकार का सत्यत्व है? अब इन सारी चीजों से रूबरू होना है तो आपको अपनी प्राचीन भाषाओं के पास जाना होगा। क्यों कि वहां भी अब हम सोचते हैं कि ऋषि मुनि जंगल में जाकर क्या करते हैं। जंगल में जाकर वो अपने दायित्व से विमुख नहीं है, बल्कि वह जबरदस्त शोधक हैं। रावण जी के पिताजी क्या है? रसायन शास्त्री हैं। रावण में जी सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें क्योंकि हाँ मैं मानती हूं उनमें बहुत सारे गुण थे। उनके पिताजी क्या है? वो रसायन शास्त्री। तो हमें ये देखना होगा। अब दूसरी हमारी भाषा में ही यदि हमें विज्ञान सम्मत दृष्टि को समाज के सामने लाना है तो आज की केमिस्ट्री और पुराने रसायन का कोई तालमेल होगा क्या? तो शिक्षा यदि आप रसायन के दे रहे तो भाषा के लिए क्या हम पीछे जाएं? आए दिन हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे वेद में जो भी प्रयोग किए गए हैं पश्चिम के लोग उन चीजों को लेकर गए, और ये प्रमाण है। देश गुलाम था, उससे उस समय भी बाद में भी अमेरिका, रशिया और भी सारे देश, उन्होंने हमारे यहाँ की उस पद्धति को सीखने के लिए संस्कृत सीखी। ताज्जुब होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संस्कृत सीखी, हमारे वेदों का उपनिषदों का अध्ययन किया, और चूंकि शोधक की दृष्टि से हमारे यहाँ क्या थी? अखंड विद्या कभी भी नहीं थी। खंड खंड में विद्या नहीं थी। अखंडता जो पूरे संपूर्णता में विद्या की बात थी। अगर कोई आयुर्वेद का जानकार है तो उसे और भी बहुत सारे शास्त्रों को जानना बेहद जरूरी था। वो ज्योतिष को भी जानता था, वो खगोल विद्या को भी जानता था, वो शरीर रचना को भी इस सारी संपूर्णता में यदि किसी चीज को हम जानते हैं तभी उसके साथ न्याय कर पाएंगे। गाल पे थप्पड़ मारो और आंख में आंसू आए, अब आपको हमारा तो गाल पे था, आंख क्यों रो पड़ी? उसी प्रकार सारी जो ज्ञान शाखाएं हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और आक्रमणकारियों ने सबसे पहले हमारी उस महत्वपूर्ण भाषा के जो भंडार थे, हमारे
ज्ञान की जो सारी पुस्तकें संरक्षित थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आक्रमणकारियों ने धन तो लूटा ही साथ हमारे ग्रंथालयों को भी जलाया। अब ये जानने के लिए हमारी बुद्धि को थोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि धन लेना था तो भैया ले जाता, हमारी किताबें नष्ट क्यों की। तो हमारे शास्त्रों में देखिए 4 वेदों को चुराने की घटना कोई नई नहीं है। सबसे पहले एक वर्ग विशेष ने 4 वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा के तुम क्या कर लोगे भाई? वेदों को चुराना, पुस्तकों को चुराना या उसे नष्ट करना किसी भी देश की महान संस्कृति का अनायास ही नष्ट हो जाना है। इसीलिए कई सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जान और पुस्तक बचाने में से किसी एक को चुनना पड़ा तो लोगों ने अपनी जान दे दी, किंतु पुस्तक को सुरक्षित रखा। कारण क्या है? पुस्तकें सुरक्षित है तो हमारी ज्ञान शाखाएं उसमें सुरक्षित है। और दूसरा, फिर कहीं कुछ ऐसी चीज आई होगी कि लोगों ने भाषा को भी सीमित करना प्रारंभ कर दिया। हमें यह देखना होगा कि कई सारी भाषाएं जो मरी, कई सारी भाषाएं जिंदा रहने के बाद भी जनसाधारण की व्यवहार की भाषा नहीं बन पाई। उसके पीछे कारण क्या था? तो पहले तो नहीं, किंतु धीरे धीरे जब पढ़ने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारे लोग इस भाषा को अगर सीख गए तो वो जो सारी तकनीक है वो भी जाएगी, ज्ञान की अलग अलग जो शाखाएं हैं वो भी जाएगी। हमारे यहाँ तो तंत्र मंत्र को भी एक विज्ञान माना है। इसीलिए एक ज्योतिष से, पंडित से लोग डरे या न डरे, तांत्रिक से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो नुकसान करने वाली प्रवृत्ति जब समाविष्ट हो गई। इसीलिए क्या हुआ कि भाषा में जो इतनी बड़ी ज्ञान शाखा हमने आपके हाथ में दे दी है उसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो धीरे धीरे फिर भाषा को, मेरा अपना है, मैं नहीं जानती क्या, उस समय में तो थी नहीं, किंतु मैंने सोचा कई बार, आज भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करते बच्चे अच्छी किताब छिपा लेते हैं, कैसा ना हो मेरा प्रतिद्वंदी भी उसी किताब में से पढ़ ले, रो टॉपर बन जाए। अच्छा, तो ये चीजें समाज में होती रही। तो हमें वीरता की यदि बात बतानी हो तो भाषा के पास आना होगा। तो हम सिर्फ हिंदी के ही आग्रही नहीं हैं, हमें और दूसरी भाषाओं की ओर भी ध्यान देना होगा। मान लीजिए अभी राणा प्रताप की चर्चा हो रही है। अब लोग कहते रहे हिंदू जाति तो बुजदिल है, कभी भी अपने राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। अब ये बताने की आवश्यकता है कि राणा की तलवार जब चली थी तो शत्रु का सर काटते हुए उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसा कहीं और उदाहरण कहीं हो तो बताइए। तो ये सब चीजें देखनी होगी तो कहाँ जाना होगा? तो चाहे वीरता का उदाहरण देखना हो, पातिव्रत्य का देखना हो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तप की शक्ति यदि देखना हो, शिष्य गुरु परंपरा कैसी होनी चाहिए, तो उपमन्यु का उदाहरण है कि मेड़ टूटी हुई है और पानी इतना है, खेत को बचाने के लिए खुद लेट जाना है। राम इत्यादि के उदाहरण यदि देखे, बाप माँ को तो पता ही नहीं है, फेरे पड़ जाने हैं, वहां धनुर्भंग हो गया है। तो शिष्य गुरु परंपरा कैसी थी? तो ये हमारी भाषा ने ही तो सिखाया था, हमारे सारे संस्कारों ने ही सिखाया था। तो संस्कार आए कहाँ से थे? हमारी भाषा ने ही वो संस्कार दिए थे। तो अब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है चल रही है। तो हमें करना क्या है? आपके सामने एक एक प्रयोग ये आएंगे। कभी आपको सहिष्णुता की बात सिखानी है तो आपकी भाषा में आपको वैसे तमाम उदाहरण देखने होंगे। अब बार बार ये बातें आती है कि आज की जो शिक्षण पद्धति है उसके केंद्र में कौन है, या आज का जो समाज है केंद्र में कौन है? ये सब किसके लिए है? हमने मनुष्य को रख दिया। हमारे पिताजी की नहीं है ये धरती, ऊपर वाले ने जब बनाया हमें समझदार जरूर बनाया था, किंतु आप सिर्फ अपने को केंद्र में रखकर सबको परे रख दोगे, ये नहीं चलेगा। उसके दुष्परिणाम आज है कि हम हवा के लिए तरस रहे हैं। ईशा फाउंडेशन मिट्टी के सुधार की बात कर रहा है, आसमान के ओजोन परत की बात हो रही है, पर्यावरण को लेकर चर्चा चल रही है। तो आज संसार को जवाब देने का अवसर है। ये हम जवाब किस प्रकार से दे सकते हैं? यदि हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें उसका अध्ययन हो, उसका अनुवाद हो। एक चीज हम और भी करेंगे कि दूसरे राज्य की जो भाषाएं हैं उसमें प्रकृति को लेकर या अन्य और भी कई सारी चीजें हैं, उनको बचाने के लिए यदि वहां कोई सटीक
सामग्री है, कथा है, कहानी है, उपन्यास है, और भी कोई सामग्री हो तो उसका अनुवाद होकर आदान प्रदान हो। क्योंकि ये जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें अगर अपन सोचे कि कोई सकरी गली से निकल जाए तो ऐसा कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। सकरी गली से नहीं, खुले मैदान में ही जंग लड़नी होगी। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो पीढ़ी तैयार करनी होगी, एक एक मुद्दे को, एक एक बिंदु को लेकर हमें चलना होगा। अभी भाषा की जो बात हो रही है कि कैसे मातृभाषा में, विशेषकर हिंदी में जब हम काम करते हैं तो मस्तिष्क के दोनों भाग कैसे सक्रिय होते हैं। फिर कह रही, मेरे कहे अनुसार मत मानिए, दिल्ली के पास शायद 20-25 किलोमीटर बाहर हमारे यहाँ न्यास के आदरणीय जो कोठारी जी हैं, उस संस्थान में गए हैं, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में यह हुआ, उसका प्रयोग हुआ। उसने ये कहा कि अगर आप अपनी मातृभाषा में हिंदी में व्यवहार करते हैं, लिखते और बोलते हैं, तो आपके मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। अब यदि मस्तिष्क सक्रिय है तो आपकी चेतना शक्ति कितनी बढ़ेगी। और विज्ञान अभी क्या कह रहा है कि मनुष्य की चेतना शक्ति कितनी विकसित है, 5, 6, 7, 8, हद से हद 15, इससे ज़्यादा तो भरत भाई सब बताएंगे, विज्ञान के हैं। इनको भी मैं कई बार पकड़ती रहती हूँ कि आपका जो क्वांटम फिजिक्स है, वो योग में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई साहब आप उसका हिंदी में आप पकड़ना पड़ेगा। इनको भी व्यस्त तो बहुत रहते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स का हमारी यह यौगिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें कहाँ दखल है, उसको भी पकड़ना होगा। तो ऐसे लोग कई बार व्यस्तता के कारण बच जाते हैं, और मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्तियों को प्रशासनिक उसमें देकर एक अच्छे रिसर्चर का नुकसान हो जाता है। समाज को एक अच्छी शोध मिल सकती है, एक अच्छी दिशा मिल सकती है। तो ये भाई साहब से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप जो अपना फिजिक्स है उसमें योग की और किसी भी प्रकार की जो हमारी चीज़ें हैं उसमें आपको हिंदी में उसके अनुवाद के माध्यम से देना होगा। तो शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को बहुत, मैं नहीं समझती कि ऐसे कोई किताब में से पढ़ा जाए, पश्चिम का विद्वान ये कह रहा है, भारतीय विद्वान ये कह रहा है, ये भाषा सार्थक है, ये भाषा निरर्थक है, ये ध्वनि संकेत हैं और ये स्पष्ट कहने वाली है। कई सारे मामलों में हमारे यहाँ के बच्चे जो नई पीढ़ी के, वो कहते हैं हिंदी में करके, अभी यूपीएससी के रिजल्ट में भी बड़ा वो मचाना कि हिंदी के बच्चों ने जो किया तो उनके पास होने का प्रतिशत कम था। ये ऐसा नहीं है। मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि मैं किताब की बात नहीं, मैं तो जो भ्रमण करती हूँ वहाँ जो दिक्कतें बताते हैं लोग, कई सारे लोग बोलते हैं आप हिंदी का पीपड़ी पीटते रहते हैं, अंग्रेजी नहीं जानेंगे हमारे बच्चे, तो हम लोग प्रतियोगिता में, प्रतिद्वंदिता की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। या हम में से सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि बच्चे को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है तो मानसिकता बन गई है, तो इस मानसिकता को तोड़ेगा कौन? यदि हिंदी क्षेत्र से हिंदी में पढ़े हुए लोग अच्छे पदों को सुशोभित करने लग जाएंगे। अभी देखिए सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बड़ी जबरदस्त टक्कर भी दी है, तो ऐसा नहीं है। तो भाषा के सुधार की बेहद जरूरी है। भाषा की विज्ञान सम्मत दृष्टि को बताना बेहद जरूरी है। विज्ञान सम्मत दृष्टि होने से भाषा किस प्रकार से काम करेगी, आपकी आधुनिक तकनीक, चाहे वो विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो या साइंस के विषय हो, मैथमेटिक्स के हो, इसमें हम लोगों का भी ये दायित्व है कि हम इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसमें उसके अनुवाद कम से कम, जितने भी एक एक चैप्टर ही सही, किंतु हम उस तरह की कोशिश करें। कई बार शिक्षकों से बात होती है तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं। समस्या से बचा हुआ कोई भी नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं, चल रहा होगा सवेरे उनको सुना, अभी इनको अभी आगे और पता नहीं किस किस को सुना होगा, अभी इतने इतने सारे काम हमारे घर के रख, ये होता है, बहुत साधारण सी बात है। किंतु इसको जिस दिन हमने चुना था, ये दायित्व जिस दिन हमने चुना था, ये बहुत बड़ा दायित्व है। क्यों कि जो भी ज्ञान का विषय है जब आप अपने विद्यार्थी को देंगे तो वह आपकी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होगा, आपके आचरण के माध्यम से अभिव्यक्त होगा। इसीलिए विद्यार्थी सिर्फ शिक्षक से पढ़ता नहीं है बल्कि शिक्षक को भी पढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात
पढ़ाते पढ़ाते कई वर्ष हो गए, जिसके बाद समझ में आई कि विद्यार्थी सिर्फ हमसे पढ़ने नहीं आता, वो हमें भी पढ़ता है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार है, आक्रोश के समय हमारा आचरण कैसा है, प्रसन्नता के समय आचरण कैसा है, उस आचरण के समय हम किस भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा उस भाषा को भी बहुत बारीकी के साथ पकड़ता है। इसीलिए बड़े बच्चों की बात मैं नहीं कर रही, विद्यालयीन बच्चे मानिए शिक्षक को अपना भगवान मानते हैं। बिल्कुल मैं ये बात थोड़ा भावुक होकर इसलिए कह रही हूँ, मैंने ऐसी कई माँओं को देखा है जो अपना छोटा बच्चा जो विद्यालय में जाने शुरू करता है, वो ना अपनी सास पे भरोसा करती, ना अपनी माँ पे करती, माँ और सास तो छोड़ी अपने पति पर भी नहीं करती कि तुम बच्चे के साथ ढंग से व्यवहार करोगे या नहीं। किंतु वो कितना बड़ा विश्वास आपके ऊपर करती है जब वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए अपने बच्चे को आपके हवाले करके अपने घर जाकर निश्चिंत होकर बैठ जाती है कि मेरा बच्चा विद्यालय में है। उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी कितनी बड़ी भूमिका है। जो महिला अपने घर के किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर रही, वो विद्यालय में उसके शिक्षक पर विश्वास करती है कि उसके हाथ में मेरा बच्चा सुरक्षित है। दूसरा ओर आजकल उम्र से पहले, अवस्था से पहले, समय से पहले भी स्कूल में भेजने लग गए हैं लोग अपने बच्चों को, सिर्फ ये सोचकर कि वो कहीं ना कहीं आचरण या संस्कार की शिक्षा उन्हें अपने पाठशालाओं में मिलेगी। तो हम अपने भूमिका को देख लें कि हम कितनी बड़ी भूमिका में हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे जो संकट हैं, पारिवारिक संकट हैं या संक्रमण है, उससे कोई बच नहीं सकता। किंतु जो भूमिका, जिस दिन हमने शिक्षक की भूमिका, उस दायित्व का स्वयं की इच्छा से या अनिच्छा से भी हो सकता है, जिस दिन चयन किया था, उस दिन से हमारा समर्पण अपने उस कर्तव्य के प्रति होना बेहद जरूरी है। क्योंकि सिर्फ माँ ही नहीं, पूरा समाज आपकी ओर देखता है। एक बात, अगर कोई उज्जवल बच्चा आता है तो हम उसके बाप माँ को कोसते रहते हैं कैसे असंस्कारी परिवार का बच्चा है। किंतु आप ये भी देखिए, वो बच्चा घर जाके अगर गलत आचरण करता है तो समाज और घर के लोग, कौन था तेरा मास्टर, किनसे पढ़कर आए हो? तो ये शिक्षक और माँ बाप जीवन भर या तो गाली खाने हैं या यश मिलना है। तो मैं फिर कह रही, वो बोलते हैं ना, बोल ही देते हैं, अपन उनके बाप माँ को बोलते हैं, बाप माँ हमें बोलते हैं किससे पढ़कर आए हो, कैसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ये सिखाया, ये सिखाते हैं। अरे पुरानी दादी नानियाँ तो अगर आपको ढंग से घर का ही काम करना नहीं आए तो कह देती तुम यही सीख के, फिर बताना पड़ता था कि स्कूल में कोई घर के काम थोड़ी सिखाते हैं। किंतु फिर क्या सिखाते हैं? एक चीज और बड़ी अच्छी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको कौशल विकास की बात कर रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत सारी उपलब्धियां, मैंने इसके पन्ने खोले नहीं हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं जब से ये बनी है 2 साल से हाथ में लिए घूम रही हूँ, कई सारी अंडरलाइन की है मैंने। और एक बात और मैं कह दूँ, यहाँ भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत प्यारी प्यारी कुछ चीज़ें हैं, भाषा को लेकर हैं। इसमें पहले अध्ययन यात्राएं हुआ करती थी, एक प्रांत का बच्चा दूसरे प्रांत में जाता था और वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, खान पान सबसे परिचित होता था। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। क्या आप दूसरे स्थान पर जाएंगे? एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र की भाषा को भी, यदि उस भाषा से रूबरू होते हैं तो वहाँ की संस्कृति को आप अपनी शिक्षा के साथ जोड़कर एक पीढ़ी को उससे परिचित करा सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहाँ गई? आपकी लोक भाषाओं में, आपकी मालवी में, और जहाँ जहाँ प्रांत है वहाँ वहाँ की बोलियों में आदिवासी क्षेत्रों से जैसे ही आगे बढ़ती है, जैसे ही शिक्षा का विस्तार होता है, और यदि कोई बच्चा बोले कि मुझे इससे नहीं, मुझे तो देश दुनिया की सैर करना है, मुझे विश्व के और कई देशों में जाना है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखिए, वो फ्रेंच की बात करती है, वो रशिया की बात करती है, वो और दूसरे देशों की भाषा की बात करती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अंग्रेजी तक अटक जाओ। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको अंग्रेजी के अलावा और कोई दूसरी भाषा संसार में समझ में ही नहीं आती। ये एक बड़ी खतरनाक मानसिक गुलामी का संकेत है, और उसमें हम इतने जड़ हो गए हैं। उस जड़ता को तोड़ने की ये शिक्षा प्रणाली बहुत तेज कुदाली का काम करेगी कि उस जड़ता को तोड़ना है। आपका बच्चा कहाँ खाली जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है वहीं भेजोगे क्या?
दूसरे देश भी खुले हैं, आज पूरा आसमान खुला है, जिसमें पंखों में जितनी दम होगी, जितनी उड़ान वो भर सकता है, तो उसको उस भाषा को भी सिखाइए, उस भाषा के माध्यम से भी शिक्षा दीजिए। वो कहते हैं ना कि सपने तो उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बच्चे में पैदा करिए, उसमें इतनी ताकत भरिए। और ये सारी की सारी चीजें यदि भाषा के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि भाषा में बहुत शक्ति होती है। हम तो कहते हैं ना कि भाषा ऐसी है कि यदि उससे पुरस्कार में हाथी भी पाया जा सकता है और गलत तरीके से प्रयोग कर दिया तो हाथी से कुचलाया भी जा सकता है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, तो बातों बातों में हाथी को जीता जा सकता है। और उठपटांग से बात कर दी तो हाथी से कुचला भी जा सकता है। और समाज में जिन बच्चों को आप तैयार करें तो उस बच्चे को इस हिसाब से भी तैयार करें, तुझे हमने बहुत ज़्यादा संस्कारित बना दिया, तेरी भाषा बहुत खूबसूरत बना दी, पूरी विज्ञान सम्मत बना दी, किंतु जब समाज में वो प्रवेश करेगा तो उसे किस किस वर्ग के लोगों का सामना करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है कि संस्कारित बच्चा संस्कारित लोगों से टकराएगा? बहुत अच्छी भाषा का जानकार बच्चा बहुत अच्छी वो गाली गलौज वाले बच्चे से टकराएगा, वो उज्जवल विश्व किस्म के व्यवहार करने वाले लोगों से टकराएगा, अशालीन व्यवहार करने वाले लोगों से वो जब टकराएगा। और जब मैं एक उदाहरण बता के गिरीश भाई साहब अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, अपने पोते को अच्छा बनाने के चक्कर में जितना भी ज्ञान था सब पेल मारा मैंने, उसमें सब दे मारा। अब आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। अब वो ऐसा नहीं कि वो कमजोर है, पर वो कि माँ डांटेगी मारेगी। तो बहुत बार सुना आके उसने मेरी थ्योरी को फेल कर दिया। ये मैं फिर कह रही कि मैं प्रयोग के माध्यम से कर रही। पीढ़ी को हम तैयार करें तो इस हिसाब से भी करें कि सामने तुझे ऐसे लोगों से भी टकराना होगा, उस दिन तेरा व्यवहार कैसा होगा। तो उस दिन क्या वो संयमित व्यवहार कर पाएगा? इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति संयम की भी बात करती है, क्योंकि बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी, बहुत भाषा के जानकार व्यक्ति को जब समाज में जाना होगा, पता नहीं किस किस किस्म के लोगों से उसको टकराना होगा। तो भाषा का थोड़ा सा खिलाड़ी भी बनाइए कि उस समय उसे कैसी भाषा का प्रयोग करना है। तो उसने अपनी शिक्षा में भाषा के महत्व को तो जाना ही है, किंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब व्यवहार जगत में जाएगा, व्यवहार जगत में तरह तरह के भिन्न भिन्न विचारों के लोगों से जब उसका सामना होगा, उस दिन उसकी भाषा ताकत कैसे बने, उसकी शक्ति कैसे बने, कि शक्ति के माध्यम से, अपनी वाक शक्ति के माध्यम से जब वो विजेता बनकर लौटे, उस दिन हमें ऐसा लगेगा कि हमारी उसको जो शिक्षा दी है वह सार्थक हुई है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब सिर्फ विषय के ज्ञान की बात नहीं करती, उसके चरित्र निर्माण की बात करती है, उसके समग्र व्यक्तित्व के विकास की बात करती है। उसकी विज्ञान सम्मत दृष्टि विकसित होना चाहिए, उसे मानव ही नहीं बल्कि प्रकृति के जर्रे जर्रे को सुरक्षित रखना, उसके विकास की भी बात करनी है। तो आपको कितनी मेहनत लगेगी नए तरीके से उस पीढ़ी को खड़ा करने में। आज पुस्तक की कोई बात नहीं, अपने दिल के फफोले मैंने आपके सामने निकाले। इतने सारे प्रशिक्षित लोगों के बीच में एक अप्रशिक्षित व्यक्ति की, और सिर्फ घूमकर पूरे देश में जब मैं घूमी, ये सारी बातें मैंने वहाँ से सीखी। एक चीज़ और बताकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। पूर्वोत्तर में जब हम गए, पूर्वोत्तर भारत में, तो डिब्रूगढ़ का एक संस्थान था। 3 दिन उन लोगों ने हमसे बात नहीं की, बात भी नहीं की। उन्हें लगा कि ये तो हिंदी को थोपना है। हमारे पास 2 बैनर थे, हमने तुरंत हटा दिया। भारतीय भाषा का ये तब मैं इधर नहीं थी, हिंदी भाषा की बात कर रहे थे। फिर लगा कि ये लोग तो नाराज से हैं, हिंदी की बात नहीं करना आगे, तो हमने भारतीय सद्भावना यात्रा का बैनर टांग दिया। थोड़ी चालाकी की, हमारे पास तो वो भी था, वो लगा दिया, तो वो थोड़े से बात करने को तैयार हुए। और हम लोग, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हमारे पास तो लिपि भी है, भाषा भी है, और एक लंबी परंपरा है। पहाड़ों में कई लोगों के पास अपनी लिपि नहीं है,
तो हमें लिपि भी देने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाषाएं मर रही है, बोलियां मर रही है। तो हमारा दायित्व सिर्फ इतना नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों को भाषा के माध्यम से पढ़ा दिया जाए, हमारी अपनी देवनागरी सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, हमें देश की दूसरी भी। तब उन्होंने हमसे कहा, धीरे धीरे बात की और थोड़ा सा उन्होंने खुन्नस भी निकाली, नाराज भी हुए। तुम लोग हिंदी हिंदी की बात करते, बताओ तुम्हारा हिंदी का तो हमारे यहाँ कुछ है नहीं, किंतु फिर भी हम टीवी और इसके माध्यम से पढ़ते हैं, तुम हमारे यहाँ के बारे में क्या जानते हो। आप आश्चर्य करेंगे कि नाटक के क्षेत्र में वो इतने जबरदस्त एडवांस हैं कि वो टाइटैनिक जहाज डूबा था और उन्होंने उसे रंगमंच पर दिखा दिया था। आप कल्पना करोगे, रंगमंच पर समुद्र दिखाना और टाइटैनिक जैसे जहाज को डुबाना। दिल्ली में उस थिएटर रंगमंच को, उस नाटक को गोल्ड मेडल मिला। तो उन्होंने ये बताया कि भाषा में ताकत भी, उन्होंने अंग्रेजी में बताया था उसको। किंतु हमें ये देखना होगा, ये वो समय गया कि जब हम सिर्फ मध्य प्रदेश के ही इर्द गिर्द थे, अब हमें पूरे देश को साथ लेकर चलने की आवश्यकता, क्योंकि शिक्षक का दायित्व हमने चुना है और जो दायित्व हमारे ऊपर आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में हमारी क्या भूमिका होगी और उसमें हमारी भूमिका में भाषा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम संयत भाषा, कई बार मैंने देखा, इधर आ रे वो, छोरा वो उठा के ला, वो आहत होता है। आप ऐसी भाषा का अगर करते हो तो मत करिएगा प्रयोग। क्यों? हम उसको समझ रहे हैं कि ये ग्रामीण परिवेश से या ऐसे ही आया, ऐसा नहीं है, उसका भी अपना सम्मान है। यदि आप इस तरह की, मैं नहीं जानती करते होंगे कि नहीं करते हो, यदि ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि भाषा का पूरा विज्ञान है। यदि आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। तो भाषा में हमारी जो ज्ञान शाखाएं हैं उसको सरलीकृत ढंग से बच्चे को राष्ट्रीयता के हिसाब से तैयार करें, एक सामाजिक नागरिक तैयार करें और अपना शिक्षक होने की सार्थकता किसमें है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भाषा के महत्व को किताब के माध्यम से नहीं, अपन तो बोलचाल के ही माध्यम से थोड़ी सी चर्चा की है कि उसका क्या महत्व है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा को क्या महत्व देती है। तो जनजातियों की बोली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की जो भाषाएं हैं, जिसमें तमाम ज्ञान विज्ञान तकनीक सुरक्षित है, आप दीजिए ज्ञान। किंतु पहले उज्जैन को देख लें, यहाँ कितने कितने मंदिर है, क्या परिवेश है, जिसके बाद विश्व के नक्शे को देखें। आप लोगों ने मुझे सुना, आदरणीय भरत भाई साहब, अध्यक्ष जी, गिरीश भाई साहब, मैडम और आप सभी भाई बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आपको लगा होगा कि कुछ अलग किताबी बात होगी, किताबी बात नहीं करना, पूरी व्यवहार में हमें देखना है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो गिरीश जी भाई साहब है, अवधूत भाई साहब है, भरत भाई साहब है और यहाँ के जो व्यवस्थापक है गंधे जी इत्यादि, आप इनके सामने अपनी समस्याएं रखें, उसका हल जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आभार व्यक्त करने हेतु मैं लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल CBSE की प्राचार्य श्रीमती संगीता पाटकर मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में मंचासीन सभी आदरणीय एवं सम आदरणीय सभागार को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं वाणी की देवी माँ भगवती को सादर नमन करती हूँ। साथ ही साथ उनके साथ में जिनकी तस्वीर रखी हुई है, लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने अपनी वाणी से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व को हिलाकर रख दिया था, उनके चरणों में नमन करते हुए आज जैसा कि हमने प्रथम सत्र में भी सुना एवं द्वितीय सत्र में भी सुना कि किस प्रकार से हमारा विकास किसी एक एस्पेक्ट को लेकर के नहीं होता है, और भाषा की जब बात हुई है तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गई कि भाषा को लेकर के इतने आयाम हो सकते हैं, ये हमने पहली बार इसका चिंतन किया है। आदरणीय चुटेल मैडम, उनके लिए तो आभार से पहले मैं एक शब्द कहना चाहूँगी कि मैडम ज़बरदस्त। आज के इस सत्र में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। साथ साथ ही जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में इस सत्र को
सफलता की ओर ले गए, उन सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में भी हमें सभी का इसी प्रकार सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, वर्ष में एक बार नहीं बल्कि बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद।